जादुई लहंगे का जादू। बहुत समय पहले की बात है। भरतपुर नामक गांव में खुशबू अपनी मामी के साथ रहती थी। खुशबू का रंग काला था और साथ ही वह मोटी भी थी। खुशबू की मामी सुलेखा बहुत जालिम और निर्दयी औरत थी। वह खुशबू को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किससे पूछकर इस खुशबू को हमारे घर में लेकर आए हो? सुलेखा, इसे यहाँ नहीं लेके आता तो कहाँ लेके जाता? खुशबू का अब हमारे सिवा रह ही कौन गया है और अब ये हमारी जिम्मेदारी है। वो सब मैं नहीं जानती। तुम अभी के अभी इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ कर आओ। सुलेखा, अब इतनी भी निर्दयी मत बनो। ये तुम्हारी सगी भांजी है और भांजी तो बेटी का रूप होती है। इसे भी अपनी बेटी कंचन की तरह मानकर अपने घर में रख लो। अच्छा जी, मैं इसे अपनी बेटी कंचन की तरह मान लूं? मेरी बेटी की तुलना तो इसे करना ही मत। मेरी बेटी कहाँ पनीर की तरह गोरी दिखती है और ये काली भैंस। चलो तुम्हारे कहने पर मैं इसे अपने घर में रख भी लूं, पर कल को इसकी शादी की उम्र हो जाएगी ना, तो लाखों करोड़ भी दहेज में दे दोगे, तब भी इस कल्लो को कोई अपने घर नहीं लेकर जाएगा। तो सारी जिंदगी इसे क्या अपने सर पर बिठा कर रखोगे? इसीलिए अभी ही कह रही हूँ, कहीं छोड़ आओ इसे। सुलेखा, जबकि तब देखी जाएगी। फिलहाल के लिए तुम इसे अपने घर में रख लो। और वैसे भी घर के कामों के लिए तुम्हें नौकरानी की जरूरत थी, तो खुशबू तुम्हारे घर के कामों में मदद भी करवा दिया करेगी। ये सुनकर सुलेखा खुशबू को घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है और उस दिन से खुशबू से घर के सारे काम करवाने लगी और रूखा सूखा खाने को देती। बेचारी खुशबू कर भी क्या सकती थी, चुपचाप अपनी मामी की सारी बातें मानती। अरे ओ महारानी, बस पोछा मारना ही में पूरा दिन बेकार कर देना है कि घर के और भी काम करने हैं? बस मामी, हो ही गया। हो गया हो गया हो गया, आखिर कब होगा? तुझे तो पता ही है आज मेरी बेटी कंचन आने वाली है और तूने अभी तक खाना नहीं बनाया, और वो आएगी तो मैं उसे क्या खिलाऊंगी, पता जरा? मामी, कंचन 2 बजे आएगी और अभी 12 बज रहे हैं। मैं 1 घंटे के अंदर पूरा खाना बना लूंगी, आप चिंता नहीं करिए। खुशबू खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और 1 घंटे के अंदर अंदर सारा खाना बना लेती है। और इधर कंचन भी घर आ गई। वह दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी और साथ ही साथ उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड भी था। आखिरकार मेरा चांद का टुकड़ा आ ही गया। देखो तो जरा कितनी पतली हो गई है। चल घर के अंदर आ, आज तेरी पसंद का ही सारा खाना बना है और मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। दोनों टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी खुशबू उनके पास गई और बोली, मामी, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और मेरा खाने का समय भी हो गया है, तो आप मेरे हिस्से का खाना मुझे दे दीजिए। अरे मोटो, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही हूँ और अभी हमारा झूठा बचा नहीं है तो तू आ गई खाना मांगने के लिए। तभी कंचन भी बोल पड़ी, अरे माँ, मैं तो कहती हूँ इसे 2-3 दिन में खाना दिया करो। खा खा कर कितनी मोटी हो गई है, कहीं ऐसा ना हो इसे रखने के लिए हमें तबेला बनवाना पड़े। सुलेखा एक रोटी का टुकड़ा खुशबू के आगे फेंक कर कहती है, ये ले रोटी और यहाँ से निकल। तेरी शक्ल देखकर मुझसे तो खाना ही नहीं खाया जा रहा है। खुशबू को बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसलिए वो रोटी खाकर पानी पी लेती है। सुबह उठकर वह फिर से अपने कामों में लग गई और इधर कंचन भी अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मैं कितने दिनों के बाद शहर से गांव आई हूँ और मेरा गांव घूमने का बहुत मन कर रहा है। हाँ क्यों नहीं मेरी बच्ची, तू अभी रुक, मैं उस मोटो को बुलाती हूँ, वो सारा गांव तुझे घुमाकर ले आएगी। और खुशबू कंचन को गांव घुमाने के लिए ले जाती है, पर गांव की लड़कियां भी खुशबू के मोटे और काले रंग की वजह से उसका बहुत मजाक बनाया करती और खुशबू और कंचन को आता देख वे फिर से मजाक बनाने लगती हैं। अरे अरे देखो देखो, खुशबू आ रही है, पर आज इसके साथ ये लड़की कौन है? देखने में तो कितनी सुंदर लग रही है। चलो चलकर पूछते हैं कि ये इस मोटो और कल्लू के साथ कर क्या रही है। सभी लड़कियां कंचन के पास गई और बोली, तुम पहली लड़की हो जो इस खुशबू के साथ घूम रही हो, नहीं तो आज तक हमने कभी भी किसी खूबसूरत लड़की को इस कल्लू और मोटो के साथ घूमता हुआ नहीं देखा। तुम क्या इसकी दोस्त हो? गांव की लड़कियों को हंसता देख कंचन गुस्से में बोली, दोस्त माय फुट, ये मेरे घर की नौकरानी है और मैं तो बस इसके साथ गांव घूमने के लिए आ गई, नहीं तो मुझे भी इसकी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
कंचन की बातें सुनकर खुशबू को बहुत दुख पहुंचता है कि वो उसे बहन ना बुलाकर नौकरानी बता रही है। इसके बाद दोनों घर आ जाती हैं और कंचन गुस्से में कहती है, माँ, जब आपको पता ही था कि गांव की लड़कियां इस कल्लू और मोटो का कितना मजाक बनाती हैं, तो आपको मुझे इसके साथ भेजने की जरूरत ही क्या थी। आपको नहीं पता आज मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। कंचन, तुम्हारी इंसल्ट कैसे? वो लड़कियां तो मेरा मजाक बना रही थी, तुम्हारी तो तारीफ कर रही थी। बुरा तो मुझे लगा, फिर तुम्हारी इंसल्ट कैसे हो गई? हाँ तो सुंदर हो तो तारीफ ही करेंगी ना, पर आज के बाद मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। फिर कुछ दिनों बाद एक फैशन कंपटीशन होने वाला था। ये खबर सुनकर कंचन अपनी माँ से कहती है, माँ, गांव में एक फैशन कंपटीशन होने वाला है और आप तो जानती ही हो मैं दिखने में कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, पर उस फैशन कंपटीशन में लहंगा पहन कर जाना है, इसलिए आप मुझे एक अच्छा सा लहंगा दिलवा देना ताकि मेरी खूबसूरती उस लहंगे को पहनकर दुगनी हो जाए। हाँ क्यों नहीं मेरी बच्ची, हम कल ही मार्केट चलेंगे और जो लहंगा तुझे पसंद आएगा, चाहे वो कितना भी महंगा हो, मैं तुझे दिलवा कर ही रहूंगी। कंचन और कौशल्या की बातें खुशबू भी सुन रही थी और उसका बचपन से ही सपना था कि वह भी किसी फैशन कंपटीशन में हिस्सा ले और जीते भी। हाँ, खबर तो मैंने भी सुनी है कि गांव में एक फैशन कंपटीशन होने वाला है। मेरा भी बहुत मन है उसमें जाने का, पर मामी मुझे लहंगा दिलवाएगी भी या नहीं, एक बार बात करके देखती हूँ। मामी दिल की बुरी नहीं है, क्या पता लहंगा दिलवा ही दे। ये सोचकर वो अपनी मामी के पास गई और बोली, मामी, मेरा भी फैशन कंपटीशन में जाने का बहुत मन है, तो आप मुझे भी एक सस्ता सा लहंगा दिलवा दीजिए। क्या कहा, लहंगा? अरे मोटो, अपनी हालत तो देख, लहंगा पहनेगी तो लहंगा ही फट जाएगा। और जिस फैशन कंपटीशन की तू बात कर रही है ना, उसमें खूबसूरत और अच्छी लड़कियां जाती हैं, ना कि तेज जैसी बदसूरत और मोटी। इतने में ही कंचन भी बोली, हाँ माँ, देखो तो जरा इसकी कितनी हिम्मत हो गई है। मैं लहंगा मांग रही हूँ तो इस मैडम को भी लहंगा चाहिए, और इसकी हिम्मत बड़े भी क्यों ना, आपने इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। हाँ बेटी, तो बिल्कुल सही कह रही है, मैंने इसे सर पर चढ़ा रखा है, इसे लहंगा चाहिए ना, अभी देती हूँ लहंगा, तू रुक जा जरा मुट्टो। ये कहकर सुलेखा खुशबू को बहुत पीटने लगी। मिल गया ना लहंगा तुझे, अब जाकर बंतन धो, बड़ी आई फैशन कंपटीशन में जाने वाली। खुशबू अपने कमरे में आ जाती है और अपने माता पिता की तस्वीर को देखकर बहुत रोने लगी। माँ, मेरी गलती क्या है? अगर मैं काली हो या मोटी हो तो काली या मोटे लोगों को जीने का हक नहीं होता? क्या उनके कोई सपने नहीं होते? मामी से मैंने आखिर ऐसा मांग ही क्या लिया था जो उन्होंने मुझे इतना मारा? अगर नहीं दिलवाना था तो मना कर देती, इतना मारने की क्या जरूरत थी? बचपन से लेकर आज तक मैंने मामी के अत्याचार और उनकी जली कटी बातें ही सुनी है, और यहाँ तक अपने मोटे और काले रंग की वजह से लोगों ने मेरा मजाक भी बनाया। पर अब बस मैं ऐसी जिंदगी और नहीं जीना चाहती जिसमें दर्द और बस रोना ही लिखा हो। माँ, पिताजी, आप मुझे भी अपने पास बुला लीजिए ना, क्यों अकेले वहाँ पर है? इतना कहकर खुशबू एक पहाड़ियों के पास पहुँच गई और वहाँ से कूदने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक परी आ गई और खुशबू का हाथ पकड़कर कहती है, खुशबू, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है जिंदगी एक बार मिलती है और इसे खुलकर जीना चाहिए। मुझे पता है जिंदगी एक बार मिलती है, पर जिस जिंदगी में इतने दुख दर्द, मोटे और काले रंग की वजह से सब मजाक बनाए, ताने मारे, तो ऐसी जिंदगी कैसे जी जा सकती है जिसमें कोई खुशी ही ना हो, बस रोना और रोना ही लिखा हो? पर इसका मतलब ये भी तो नहीं कि हम अपनी जान दे दें। लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही है कहना और मजाक बनाना। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, लोग मेरा मजाक बनाते रहे पर मैं उनकी बातों को नजरअंदाज करती रही। पर मेरी खुद की मामी जब मुझ पर अत्याचार करती है, मुझे ताने मारती है, अब वो मुझसे नहीं सहा जाता। आज भी जब मैंने उनसे लहंगे के लिए कहा तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। खुशबू, तुम्हें लहंगा चाहिए ना, वो लहंगा तुम्हें मैं दूंगी, और ऐसा लहंगा जिसको पहनकर तुम बिल्कुल बदल ही जाओगी। परी खुशबू को एक जादुई लहंगा देती है और कहती है, ये ले खुशबू, ये जादुई लहंगा है, इसको पहनकर तुम बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगोगी, और हाँ, ये लहंगा तुम्हारी सारी बातें भी मानेगा।
ये कहकर परी वहाँ से गायब हो गई और खुशबू उस लहंगे को लेकर घर आ गई और उस लहंगे को पहनकर जब शीशे के पास खड़ी हुई तो वह बहुत ज्यादा सुंदर और पतली दिख रही थी। अरे वाह, मैं तो पहचान में ही नहीं आ रही कि मैं वही पुरानी खुशबू हूँ। माँ देखो ना, मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। अब मुझे कोई भी मोटो या काली भैंस नहीं बोलेगा। फिर कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है। कंचन और सुलेखा कंपटीशन में चली गई और पीछे से खुशबू भी अपना जादुई लहंगा पहनकर कंपटीशन में पहुंच जाती है। जादुई लहंगे की वजह से खुशबू बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। सबकी नजर उसी पर टिकी थी और कंपटीशन भी वही जीत जाती है। कंपटीशन जीतने के बाद खुशबू जब घर आई तो देखती है घर बहुत ज्यादा गंदा पड़ा हुआ था। अरे ये क्या, कंपटीशन के चक्कर में मैं घर की सफाई करना ही भूल गई। मामी और कंचन आती ही होगी और घर को इतना गंदा देखा तो वो तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। इतने में ही लहंगे से आवाज आई, खुशबू तुम हमारे होते हुए फिक्र क्यों करती हो? ये लो, तुम बैठकर जूस पियो और देखती जाओ हमारे लहंगे का जादू। और जादुई लहंगा अपने जादू से पूरे घर को चकाचक कर देता है। इतने में कंचन और सुलेखा भी आ गई और खुशबू को आवाज लगाने लगी। अरे खुशबू, ओ खुशबू, कहाँ मर गई है? हम बाहर गर्मी से मरकर आ रहे हैं और महारानी एयर कंडीशनर में बैठी हुई है। ये भी नहीं हो रहा है कि ठंडा पानी या जूस ही ले आए। खुशबू पानी लेकर आती है। उसको देखकर कंचन और सुलेखा चौंक गई और बोली, ए लड़की, तू कौन है और खुशबू कहाँ है? अरे मामी, मैं ही तो हूँ खुशबू। अच्छा जी, तू कहेगी तू खुशबू है तो मैं मान लूंगी। जैसे कि मैं अपनी मोटो और कल्लो को तो पहचानती ही नहीं कि वो दिखने में कैसी लगती है। चुपचाप से मेरे घर से निकल जा, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। खुशबू उन्हें पुरानी बातें याद दिलाती है, जिससे कंचन और सुलेखा को यकीन हो जाता है कि वही खुशबू है और वह कहती हैं, अरे खुशबू, हमारे जाने के बाद ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जो तू इतनी बदल गई? खुशबू जादुई लहंगे के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है। अच्छा जी, तो ये बात है। अब जल्दी से कमरे में जा और उस जादुई लहंगे को लेकर आ। उस लहंगे पर सिर्फ मेरी बेटी का हक है। पर मामी, वो लहंगा मुझे परी ने दिया था और मैं किसी को नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? अगर तू देगी नहीं तो हम छीन लेंगे। कंचन, इसके कमरे में जा और उस जादुई लहंगे को लेकर आ। कंचन जादुई लहंगे को लेकर आती है और सुलेखा कह पड़ी, हे जादुई लहंगे, मेरी बेटी को पहले से भी ज्यादा सुंदर कर दो और हमें हीरे जवाहरात सोना चांदी दे दो। सुंदर होने की बजाय कंचन और भी ज्यादा बदसूरत दिखने लगी और सोना चांदी के बजाय जादुई लहंगे में से एक शेर निकलता है और सुलेखा और कंचन को काटने लगता है। हाय 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 राम, बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। खुशबू, हमें बचा ले, नहीं तो ये शेर हमें खा जाएगा। तभी लहंगे में से आवाज आई, तुम दोनों ने खुशबू को बहुत परेशान किया है और हमने इसे थोड़ी सी खुशी देना चाही तो तुम ये भी छीन रही हो। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। हमें माफ कर दो जादुई लहंगे, अब हम कभी भी खुशबू को परेशान नहीं करेंगे। खुशबू, कुछ बोलो ना बेटी। तभी खुशबू बोली, हाँ जादुई लहंगे, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इन्हें छोड़ दो। खुशबू के इतना कहते ही शेर वहाँ से गायब हो गया और फिर उस दिन से सुलेखा और कंचन खुशबू को परेशान नहीं किया करती और उसके साथ अच्छा व्यवहार करती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर आप ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जादुई सुनहरी मछली। एक दफा का जिक्र है, दौलतपुर नामक गांव में रामू नाम का एक मछुआरा अपनी बीबी लता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू रोज मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता और लता घर को ही संभाला करती। उनकी जिंदगी लगभग ठीक ठाक चल रही थी। पर एक दिन, सुनो लता, मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहा हूँ और आज मुझे आने में थोड़ा समय लग जाएगा क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा मछलियाँ पकड़ के लाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है जी, पर ज्यादा मछलियाँ पकड़ने की क्या जरूरत? आप जितनी मछलियाँ पकड़ के लाते हो उसमें हमारा गुजारा हो तो जाता है। देखिए जी, ज्यादा लालच करना ठीक नहीं। जितनी मछलियाँ मिले
आप उतने ही लेकर आ जाइएगा। ओ मेरे गांव वाली कभी भी आगे बढ़ने का नहीं सोचती, और मैं सोचता हूँ तो मुझ में भी रोक टोक करती रहती है। अरे हाँ भाई, आ जाऊंगा घर। ऐसा कहकर रामू मछलियाँ पकड़ने के लिए निकल गया और मछली पकड़ने के लालच में वह समुद्र के बीचों बीच अपनी कश्ती लेकर जाने लगता है। तभी दूसरा मछुआरा उससे कहता है, अरे रामू भाई, वहाँ कहाँ जात है? तुहार मालूम नहीं का? वहाँ गुस्सैल मछली अपने बच्चों के साथ रहता है, और उसके बच्चे को कोई भी नुकसान पहुँचाई तो वो फिर किसी को छोड़त नहीं है। तू वहाँ मत जाई। अरे डरपोक मोहन, कैसी बातें कर रहा है? मर्द बन। वो पिद्दी सी मछली हमारा क्या बिगाड़ लेगी? अगर वो मेरे सामने आ गई ना तो उसे भी नहीं छोड़ूंगा, और ना ही उसके बच्चे को। दोनों को बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। रामू ने उस मछुआरे की एक न सुनी और अपनी जिद में समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया और अपना जाल पानी में डाला तो गुस्सैल मछली का एक बच्चा रामू के जाल में फंस गया। ये देखकर गुस्सैल मछली को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसने रामू पर हमला कर दिया। रामू बेहद घायल हो जाता है। कुछ मछुआरे रामू को घायल अवस्था में देखकर उसे उसके घर लेकर आते हैं। रामू को घायल देखकर लता बहुत रोने लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने आपसे कहा था ज्यादा लालच करना ठीक नहीं, पर आप मेरी कहाँ सुनते हो? ज्यादा के लालच में जो थोड़ा बहुत आ रहा था अब उससे भी चले गए। अब हम क्या करेंगे? रामू को देखकर डॉक्टर कहता है, देखो लता, इस मछली ने तुम्हारे पति को ज्यादा ही घायल कर दिया है। इसके इलाज में बहुत सा खर्चा आ जाएगा। अभी फिलहाल तो मैं दवाई लिखकर दे देता हूँ, आगे का तुम देख लेना क्या करना है। काफी दिन यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन रामू को होश नहीं आता है। रेनू के पापा, आप चिंता मत करिए, ये बुरा वक्त भी एक दिन कट ही जाएगा। जब तक घर चलाने के लिए और आपकी दवाइयों के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रामू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और घर में जो बचे कुछ पैसे थे वो भी खत्म हो जा रहे थे। अब लता पर दो जिम्मेदारियां आ चुकी थी, एक रामू का इलाज करवाना और दूसरा घर चलाना। उसने ये ठान लिया था कि ये दोनों काम वो बखूबी निभाएगी। सबसे पहले उसने अपने जेवर सुनार के पास गिरवी रखे और उन पैसों से मछलियों का व्यापार करना शुरू कर दिया। सुबह उठकर खाना बनाना, रामू को दवाई देना, इसके बाद सारा दिन मछलियाँ बेचने निकल जाना। अब यही उसका काम था। आओ आओ, ताजे फ्रेश मछलियाँ ले लो, एक बार खाओगे बार बार आओगे। आओ आओ, मछलियाँ ले लो। अरे ओ लता, कैसे रुपए किलो दिए हैं मछली? बहन जी, भगवान झूठ न बुलाए, बस 120 रुपए किलो दिए हैं। क्या कहा? 120 रुपए किलो? देख लता, 90 रुपए ही दूंगी, अगर देना है तो 1 किलो तौल दे। अच्छा ठीक है मैडम जी। ऐसी मछलियाँ बेचते बेचते काफी दिन बीत गए और लता के पास काफी सारे पैसे भी इकट्ठा हो जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, रामू के इलाज के लिए अब मुझे इसमें बस 2000 रुपए ही चाहिए। फिर मैं रामू का इलाज अच्छे से हॉस्पिटल में करवाऊंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। लता आज बहुत खुश थी और लास्ट बार मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचने के लिए जा रही थी। तभी वह देखती है एक मछुआरा गुस्सैल मछली के बच्चों को पकड़ लिया है। ये देखकर वो सोचने लग जाती है कि जैसे गुस्सैल मछली ने रामू का हाल किया है वैसे बाकी मछुआरों का ना कर दे। ये सोचकर वह मछुआरे के पास गई और अपने सारे पैसे उसको देकर गुस्सैल मछली के बच्चे को बचा लिया और उसे पानी में डाल दिया। मछली पानी में जाकर अपनी माँ से मिल जाती है और बेहद खुश हो गई। पर इधर लता उदास हो गई क्योंकि रामू के इलाज के लिए उसने जो पैसे इकट्ठा किए थे वो तो मछली को बचाने में लगा दिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मछली को उसकी माँ से तो मिलवा दिया, पर अब घर का खर्चा और रामू का इलाज कैसे करवाऊंगी? तभी गुस्सैल मछली पानी से बाहर आई और बोली, धन्यवाद लता, तुमने मेरे बच्चे को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं एक जादुई मछली हूँ। इस समुद्र में जो भी आता है बस मुझे पकड़ना ही चाहता है। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं किसी पर हमला करूं।
पर जब कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाता है तो मुझसे देखा नहीं जाता और ना चाहते हुए भी मुझे उस पर हमला करना पड़ता है। पर तुम औरों से अलग हो, तुम और तुम्हारा दिल बहुत साफ और नेक है, इसलिए मैं तुम्हें ये 3 हीरो की अंगूठियां देना चाहती हूँ। इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और तुम्हारा जीवन बहुत खुशहालियों से बीतेगा। जादुई मछली लता को 3 हीरो की अंगूठियां देती है और वहाँ से चली गई। लता भी खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और रामू को सारी बातें बताई। ये जानकर रामू भी बेहद खुश हुआ और बोला, आज मुझे समझ में आ गया है लता कि लालच का अंजाम बुरा ही होता है। तभी तो देखो आज मेरी ये दशा है और तुम्हारी अच्छाइयों और ईमानदारी की वजह से तुम्हें ये इनाम मिला है। अब रोना बंद करिए जी, अंत भला तो सब भला। अब मैं ये अंगूठी बेचकर आपका बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी। लता उस अंगूठी को बेचकर रामू का इलाज करवाती है और अब सोनू और रिंकी भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने जाने लगे थे। उनकी जिंदगी पहले से बेहद खुशहालों से बीत रही थी। इसके बाद रामू अपने पूरे परिवार के साथ समुद्र किनारे जाता है और जादुई मछली से माफी मांगता है और उसका शुक्रिया अदा भी करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें परेशानी के समय कभी हार नहीं माननी चाहिए और लालच को छोड़कर हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों का अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है।